जिस देश की सरकार को ये लगता है कि जो युवा है वो अनपढ़ है, गंवार है, समझदार नहीं है, तो ये जो इंसिडेंट हुआ है सबसे बड़ी सीख है। जिस देश के युवाओं के बारे में अगर ये संवेदना है सरकार को कि ये पूरे दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर पे ही रहता है, उसके लिए बड़ी सबक है कि वो सब देखता ज़रूर है लेकिन वो समझता भी है कि सरकार क्या कर रही है। देखने के पीछे उसका नज़रिया भी, सरकार का काम करने का तरीका क्या है, उसके लिए क्या कुछ योजनाएं बन रही हैं कि नहीं, सारा कुछ बना हुआ है। इसलिए सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इस देश की युवाओं को, जिस देश की सरकार हो, इस देश की युवाओं के लिए काम करो। अगर आपने युवाओं को नज़रअंदाज कर दिया तो आगे वाली पीढ़ी, आगे वाली नस्ल आपको वही हाल करेगी जो हाल नेपाल में हुआ है, जहाँ पे प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। उनकी पत्नी, फाइनेंस मिनिस्टर को मैं देख रहा नदी में, पानी में दौड़ा के मारा, घर फूंक दिए, आवास फूंक दिया। ये ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? और ये जो घटना घट रही है, जो स्टार्ट हुआ हमारे ख्याल से श्रीलंका से लेके, श्रीलंका में जो आग लगी, आग जली 2-2.5 साल पहले, वहाँ से शुरू होते होते बांग्लादेश से होते होते नेपाल, और आगे क्या होगी ये मुझे नहीं पता। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि अगला कहाँ जाने वाला है ये हिंसा, ये घटना, इस तरह की हालत कहाँ पैदा होगी। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में आप एक एक करके लिखिए। कुछ प्रेजेंटेशन में देने की कोशिश कर रहा हूँ स्टैटिकल वे से, कि हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड ऑफ इट। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी हो रही हैं, इसलिए शायद उस लेवल पे बात ना बने, बट सारी चीज़ें अच्छी हैं ऐसा भी कहना गलत है। पहले नेपाल पे डिस्कस करते हैं कि नेपाल में हुआ क्या है। इमरजेंट इश्यूज़ ये है कि वहाँ पे सोशल मीडिया को बैन किया गया। आज के टाइम में भाई साहब अगर सोशल मीडिया बैन कर दोगे तो भाई उस पर तो पढ़े लिखे भी वही काम कर रहे हैं और अनपढ़ लोग भी वही काम कर रहे हैं। तुम भी पूरे दिन अपना प्रचार वहीं पर कर रहे हो, जो भी प्रचार है, जो भी नेता, अभिनेता, सारे लोग उसी पे लगे हुए हैं, उन अपने वीडियोस पे, अपने थॉट्स पे, अपने पॉलिसीज़ पे। तो कोई भी देश की सरकार अगर इस तरह के कदम उठा रही है कि आज के टाइम में जेनजी जिसको बोलते हैं, उस युवाओं को उस कंटेंट से वर्जित करना, तो ये हश्र जो हुआ है वो होने वाला है। अगला नंबर पता नहीं मुझे किसका है। अभी 2-3 कंट्री और बच गई है अपने पड़ोसियों में, बीच में हम फंसे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि होना क्या है। Hi, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker। मोटा मोटी आप यूँ कहें, इन सारी घटनाओं का निचोड़ ये लगता है, और मेरा मानना ये है पर्सनली, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंस एंड अकाउंट, कि कोई भी सरकार हो, अगर देश के युवाओं को, जिसको नौकरी की ज़रूरत है, 20, 25, 30, 35 इस तरह की जो उम्र होती है ना, उसमें अगर युवाओं को नौकरी दे देना, ये सारी तबाही ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के जो हिंसा, बलात्कार, ये जो चोरी, ये डकैती, ये डाका, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप किसी के घर में नौकरी दे दो, वो नौकरी में बिज़ी हो जाएगा, उसको फुर्सत ही नहीं है। लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि नौकरी दे। सरकार चाहती है कि भीड़ इकट्ठा हो, भाषणों में लोग आए, क्योंकि लोग समझदार हो जाएंगे। फिर लोगों के पास पैसे हो गए तो वो समझदार हो जाएंगे, फिर भाषणों में नहीं आएंगे, फिर रैलियाँ बंद हो जाएंगी, फिर नेताजी फिर चमकेंगे कैसे। फॉर दैट रीज़न दिस सिचुएशन इज़ अलार्मिंग। सरकार अगर नौकरी घर घर दे दे, कोई मतलब ही नहीं है, कोई रेवरी बांटने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इंसेंटिव्स नहीं देना, आपको फ्री में बिजली, पानी वगैरह वगैरह का जो इलेक्शन के टाइम में जो अभियान करना पड़ता है वो सब कुछ नहीं करना है। जस्ट गिव द जॉब, और जॉब के साथ साथ उसको हार्डशिप ख़त्म कर दो। सेकेंड पॉइंट, करप्शन। अगर करप्शन ख़त्म कर दिया, हार्डशिप मतलब आपकी नौकरी हो गई। अब आपको बहुत सारे जगह पे काम करने के लिए जाना पड़ेगा, आपको बिजली विभाग जाना पड़ेगा, आपको राशन विभाग जाना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, आपको अपने तरह तरह के डिपार्टमेंट से लाइजनिंग करना पड़ेगा अगर आप बिज़नेस में हैं तो। और वहाँ पर अगर आपको धक्के खाने पड़ रहे हैं, आपके परिवार वालों का इलाज नहीं हो रहा है, आपके सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे हैं और किया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब तो करप्शन हो गया ना। फेवरेटिज्म चल रहा है, अपने बच्चों को लोग बढ़ा रहे हैं, अधिकारी हो या नेता हो। अगर वो सोचेंगे कि भाई उनके बच्चे ही कामयाब हो, उनके बच्चे ही पैसे वाले बने, बाहर जाके पढ़े, तो फिर ये दिक्कत आएगी। इसलिए पहला अगर नौकरी दे तो दूसरा आपको काम करना है, करप्शंस को ख़त्म करना है। और तीसरा, जब मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है।
तो ये 3 मुद्दा है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। ये जो नेपाल की घटना है, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पहले कैसे हुआ, श्रीलंका में कैसे हुआ, बांग्लादेश में कैसे हुआ, नेपाल में क्या हुआ, इसके रीजंस क्या हैं और हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ। देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत कुछ हुआ। अब आप कनॉट प्लेस में जाइए, जंतर मंतर एक इलाका है यहाँ पे धरना ही धरना होता है। यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। अब अन्ना हजारे का आंदोलन तो बहुत बड़ा मूवमेंट था, सारे लोग पार्टिसिपेट किया, लेकिन उस आंदोलन में जो उस आंदोलन के करता धरता थे अन्ना हजारे छोड़ के, वो जब सरकार में आए तो भाई साहब घोटाला करके बैठ गए। जो आरोप है, अभी तक तो आरोप है उस पर। तो कहने का मतलब विश्वास करे तो किस पे करे, जनता जाए तो जाए कहाँ। जो सरकार, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, जो वादा करती है जनताओं को, अगर उसको पूरा नहीं कर पाएगी तो हमारे यहाँ क्या है, भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। नेताओं को पता है कि अगर काम नहीं करेंगे इलेक्शन के टाइम में कोई न कोई तो रेबड़ी बांट देंगे, जनता खुश हो जाएगी। वो चीज़ बांग्लादेश में, वो चीज़ श्रीलंका में, वो चीज़ आप नेपाल में नहीं कर सकते। वहाँ पे उतने पैसे नहीं है। ये सब सारे मुल्क जो है गरीब है, तो रेबड़ी नहीं बांट सकते। भाई साहब अगर रेबड़ी भी नहीं बांटोगे और काम करके भी नहीं दोगे तो हश्र वही होने वाला है। इसलिए हमारे यहाँ वो चीज़ बची हुई है, बावजूद कि यहाँ पे सारे आंदोलन हो गए। किसान, जैसे मैंने बताया आपको, एक्स सर्विसमैन का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आंदोलन हुए, जंतर मंतर पे तो आंदोलन चलता ही रहता है। तमाम तरह के आंदोलन के बावजूद भी घटनाएं इतनी घटी, मणिपुर हुआ, आसाम हुआ, बंगाल हुआ, हरियाणा हुआ, फिर भी चीज़ें संभली हुई हैं, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है। ये कहना कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वो नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं जो कि मैं इंडेक्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अब चलते हैं, चूँकि स्टैटिकल पॉइंट से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई यूज सम रेफरेंसेस, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ उसके पीछे ये था कि श्रीलंका कर्ज से डूब गई थी। डेट क्राइसिस हुआ था 50 बिलियन का। सरकार, देश अगर कर्ज में डूब जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। रेवेन्यू जनरेट करने से मतलब हुआ कि अगर आपकी कंपनियां नहीं चलेगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी, तो पैसे नहीं आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज से पैसे नहीं आएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो फिर आपका बिजनेस, धंधा ही बंद है। जब धंधा बंद है तो फिर आप कर्जे में काम करेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी नेता लोग थे, भाई अपने जेब भरो, अपने बैंक बैलेंस करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब टेंडर पास कर रहे हैं, गलत ढंग से किसी को टेंडर दे रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहा है। रोड, सड़क, बिजली, पानी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, उस पर अगर सरकार काम ना करे तो वहाँ दिक्कत आएगी। गवर्नेंस इश्यूज़, लूट, डकैती, तरह रेप, बलात्कार, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो गवर्नेंस का इश्यूज़ हो जाएगा। जुडिशरी फेल हो जाए, समय पे अगर लोगों को इंसाफ ना मिले तो प्रॉब्लम। लीडरशिप चैलेंजेस, एक ही तरह की सरकार चलती आ रही है, एक ही पार्टी उसको लीड करते जा रहा है, तो प्रॉब्लम। वार क्राइम एलिजेंस, मतलब जो वार क्राइम होता है कि भाई आपने कोई दंगा कर दिया और वो आपके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो इस तरह से श्रीलंका ग्रसित थी। तो जब ग्रसित थी तो फिर लोग सड़कों पे आए, पार्लियामेंट में घुस गए। फिर हाल जो हुआ आपने देखा, सरकार बदलना पड़ा, तख्ता पलट हुआ उसका। अब बांग्लादेश में क्या हुआ? खैर, बांग्लादेश की स्थिति, चूँकि लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो मुस्लिम राष्ट्र है, एक तरह से मुसलमान ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा होगा गल्फ़ कंट्रीज़ का। ऐसा नहीं है, इन्फ्लुएंस अगर थोड़ा रहा भी है तो लोग पागल थोड़ी है कि लोग मरने के लिए रोड पे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का तो फेलियर है, और सरकार का फेलियर ऐसे है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ ना, इट वाज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार भी है, हाथों में मोबाइल फ़ोन है, उनको पता है कि ये कॉलेज से जब निकलेंगे तो इनके लिए नौकरी अवेलेबल नहीं है। तो जिस मुल्क में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में बच्चों को ये पता है कि ये कॉलेज से निकलने के बाद, डिग्रियाँ लेने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी और दर दर की ठोकरें खाएगा, वो तो डंडा और बंदूक लेके निकलेगा भाई साहब। गवर्नमेंट का क्रैकडाउन हुआ, तरह तरह के जो लोग बड़े बड़े पोस्ट पे थे उनके ऊपर आरोप लगा। आरोप लगने के बाद भी वो पोस्ट से नहीं हटे, तो फिर दिक्कत आई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया। वहाँ पे डेमोग्राफिक इश्यूज़ भी था कि बांग्लादेश 1971 में बना था, तो उसके पहले जो कुछ मूवमेंट हुआ उन लोगों को वंचित कर दिया गया बहुत सारे अधिकार से, है ना। वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट में कोटा होता है जॉब में, तो कोटा का बेनिफिट नहीं मिला, वहाँ पे दिक्कत आ गई। तो ये इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ, फैक्ट्रीज बंद, लोग का काम छूट जाना, जो काम कर रहा है वो भी छूट जाए मान लो, तो फिर तो घर में तो राशन पानी बंद हो जाएगा ना। ये सारे इश्यूज़ मिलजुल के जब इकट्ठा हो गई तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, लोग परेशान हो गए, लोग सड़क पे आए, और फाइनली जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको भागना पड़ा, छोड़ के इंडिया रही वो, क्योंकि वो प्रो इंडियन थी पहले से ही।
कहने का मतलब सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है भाई, ऐसे काम नहीं चलता है। मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग दिस गवर्नमेंट फंक्शन लाइक दिस। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री जो थे ओली साहब, अब उनका मैं भाषण सुन रहा था एक क्लिप के माध्यम से। वो कह रहे थे किसके बाप में दम है दुनिया में, मतलब जो मुझे हटा सके, गिरा सके या मेरे ऊपर कुछ कर सके। अब हस्र जो हुआ है आप देख सकते, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेपाल में क्या हुआ, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते गया। आपको पता है नेपाल एक छोटा राज्य है बट कमज़ोर राष्ट्र है। वहाँ पे इतनी नौकरियाँ नहीं हैं। अब यहाँ भी देखेंगे इंडिया में कि फैक्ट्रीज़ में या गलत तरह के बहुत सारे काम होते हैं, नेपाली लोग इन्वॉल्व होते हैं। घर में मजदूरी करनी है, सोसाइटी में काम करना है, होटल्स में, रेस्टोरेंट में नेपाली लोग काम करते हैं। सोचो इतने दूर छोड़ के इधर आ रहे हैं वो काम करने, इसका मतलब वो सारी चीज़ें जो उनको वहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद उनके डिग्निटी का भी सवाल है। जैसे इधर आए नेपाल है, नेपाली चल है, नेपाली लोग है, डिग्निटी बहुत बड़ी चीज़ है भाई। भूख आदमी भूखा रह जाएगा, पेट में 2 वक्त की रोटी नहीं खाएगा चलेगा, लेकिन अगर उसकी डिग्निटी पे सवाल पैदा करोगे ना तो फिर वो आंदोलन करेगा भाई, आपसे बगावत करेगा। फिर करप्शन चरम सीमा पे था, रिसेंटली बैन कर दिया गया सोशल मीडिया बैन किया। जनरेशनल क्लैश, मतलब वहाँ पे जो अधिकारी जो नेता जो बनते जा रहे वही उसी के बच्चे अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं। और एक खाई सी बढ़ती गई समाज में। पहले मोनार्की था तो मोनार्की बहुत दिन तक रहा, बाद में जब गवर्नमेंट आई तो ओली साहब वही 2-3 बार प्राइम मिनिस्टर बनते जा रहे हैं। एक तो उनकी उम्र भी इतनी हो चुकी। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखने ज़रूरी है, मैं एक पढ़ रहा था तो एक न्यूयॉर्क से एक कोई पत्रिका या पब्लिकेशन से या किसी का कोट था, वो कह रहा था कि सरकार में जो भी प्राइम मिनिस्टर लेवल के पद पे रहता है ना, या उसको यंग होना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ भी मैं देखता हूँ भाई, मोदी साहब तीसरे टर्म में, जैसे मैं जानता हूँ तीसरे टर्म के बाद तो शायद वो नहीं बनेंगे, तो एक पोजीशन होना चाहिए कि भाई आपकी उम्र 60, 70, 75 जा रही है, ख़त्म करो ना ये कहानी। ये चेंज करने की ज़रूरत है। किसी भी देश में अगर ये चीज़ नहीं होगा ना तो बड़ी दिक्कत आएगी। अब कुछ मैं डेटा आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें आपको डेटा के माध्यम से समझ में आएगा कि ये रैंकिंग दी जाती है ना ग्लोबल लेवल पे, उससे पता चल जाता है कि देश की हालत कैसी है। 3 बुलेट पॉइंट में मैं समझा रहा हूँ जो इसकी ज़रूरत है हमको, आपको। पहला है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर युवाओं को रोज़गार नहीं दोगे तो भाई साहब वो तो सड़क पे ही आएगा ना। खाने को जेब में पैसे नहीं, पेट भूखा है तो क्या करेगा। आपने उसका जो मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया पे जिस पर वो टाइम काट लेता था उसको भी बैन कर दी तो वो सड़क पे उतरेगा ना आपके अगेंस्ट। पता नहीं कौन सा दिमाग जिसने भी एडवाइस दिया हो प्राइम मिनिस्टर को। अब श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया 3 जगह कांड हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में होगा, मैं इसके खिलाफत में हूँ, लेकिन कौन जानता है भाई साहब। अगर सरकार अगर एक्टिव नहीं रहेगी, काम नहीं करेगी तो फिर ऐसा होगा। बट यहाँ की सिचुएशन थोड़ी अच्छी है, सरकार ने काम किया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है ना, यहाँ पे श्रीलंका में था 22% के आसपास, बांग्लादेश 12, नेपाल 10, हम 13.8 पे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति भयावह है। श्रीलंका के बाद हमारा वर्स्ट पोजीशन है। श्रीलंका के बाद, श्रीलंका का 22 था, हमारा 13 है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 24-25 का डेटा है। हमसे बेहतर था बांग्लादेश और नेपाल, पर वहाँ पे यूथ ने बवाल मचा दिया है। समझ रहे हो, यहाँ की सरकार को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़े समझदार हैं, उनको पता है कि बिलियन आबादी में सबको इस ढंग से नौकरी देना मुश्किल है सरकार के लिए। लेकिन मुश्किल कोई शब्द डिक्शनरी में होती नहीं है। सरकार को भाई अगर आप चुन के आए हैं तो नौकरी देनी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स में वो सिस्टम प्रोवाइड करो कि प्राइवेट में नौकरियां हो, या आप गवर्नमेंट में वैकेंसी रिलीज़ करो, आपको नौकरी तो देनी होगी, नहीं तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा फिर क्या करेगा, चोरी डकैती करेगा, फिर आपको वही केस मुकदमे होंगे, पुलिस फंसेगी, वो बिज़ी रहेगी, लॉयर बिज़ी रहेगा, कोर्ट न्यायालय कचहरी बिज़ी रहेगा, फालतू के धंधे में कुछ और होना, परिवार तो बर्बाद होता ही है। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में भाई साहब श्रीलंका से हम थोड़ा सा बेहतर हैं, अदरवाइज़ हमसे बांग्लादेश और नेपाल बेहतर था, वहाँ पे बवाल हो चुका है। करप्शन एंड नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजे बात, अपने लोगों को फैलाओ, अपने लोगों को बढ़ाओ, उसको फेवर करो, उसी को अच्छे पोजीशंस में रखो। इंडिया में भी है, बहुत मिनिस्टर्स के बच्चों के बारे में आता रहता है कि उन्होंने अपने बच्चों को सेट कर दिया। अब ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे कभी ऐसा क्यों होता है,
और इंडिया में ऐसा क्यों बात रखी जाती है कि ऐसा हुआ। अब करप्शन का जो इंडेक्स होता है ना, करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें श्रीलंका का रैंक था 121, श्रीलंका, बांग्लादेश 151, नेपाल 117, इंडिया 96। हम अच्छी पोजीशन में हैं। मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया कि अगर आप नौकरी दोगे किसी को, या दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो नहीं देने के बाद भी अगर वो इंसान परेशान है ना, मान लो घर में किसी की नौकरी नहीं मिली, पिताजी नौकरी कर रहे हैं, उस पे चल रहा है उसका घर, अब वो बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ पे 2 पैसे घूस देना पड़े, वो बच्चा हॉस्पिटल जा रहा है, बिना पैसे का काम नहीं हो रहा, वो बच्चा राशन दफ्तर जा रहा है, वहाँ बिना पैसे का काम नहीं हो रहा, वो बच्चा पुलिस में कहीं रिपोर्ट करने जा रहा है, वहाँ भी बिना पैसे का काम नहीं हो रहा, तो यूँ तो बवाल मचाएगा। एक तो आपने उसकी नौकरी नहीं दी, दूसरे आपने उसके हक को भी ख़त्म कर दिया और उसकी डिग्निटी पे सवाल पैदा कर दी, इज्जत प्रतिष्ठा गई, क्योंकि सारे जगह तो लोग धुतकारेंगे ना उसको, है ना। तो ये स्थिति हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, करप्शन है लेकिन थोड़ी कम है, रैंकिंग में हम अच्छे खासे हैं। अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक का था, वर्ल्ड बैंक का तो बहुत अच्छा गोल है। उसके 15 पॉइंट आप जब पढ़ेंगे ना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, गुड गवर्नेंस, एनवायरमेंटल इश्यूज़, सैनिटेशन, हेल्थ, एवरीथिंग, अगर ये 15 जो सब्जेक्ट है ना, अगर सरकार उस पर काम कर ले तो सरकार को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे इंडेक्स है, इंक्लूसिव है, गुड गवर्नेंस के लिए बहुत बढ़िया है। बट इसमें क्या है, थोड़े हम पीछे भी हैं लेकिन अच्छे भी हैं। श्रीलंका 67 पॉइंट पे था, बांग्लादेश 114 ख़त्म, नेपाल 85 थोड़ा ठीक ठाक, इंडिया 99। भाई इसमें हम गड़बड़ है हमारा। अब आप कहेंगे कि भाई हमारी स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो क्या हमारे यहाँ बवाल होगा, ये हालत होगी, यहाँ के नेता भागेंगे इधर उधर? नहीं, देखो कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जैसे रिसेंटली एक कानून आया पार्लियामेंट में, जिसमें अगर मिनिस्टर्स कन्विक्टेड है क्रिमिनल केसेस में, उसको 5 साल की सज़ा का जो प्रावधान होता है, उस तरह के केस में अगर वो कन्विक्टेड हो गया ना और डिटेन हो गया 30 डेज़ के लिए, जेल में है या डिटेन कर लिया कहीं पे जुडिशरी ने, पुलिस ने, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा ऑटोमेटिक। ये अच्छा है, रिफॉर्म है। कहीं ना कहीं आप ये देखें, किसी भी देश में सत्ता में 3 तरह के रिफॉर्म करने बहुत ज़रूरी हैं। पहले आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अच्छे लोग चुन के जाने चाहिए। दूसरा आता है पुलिस रिफॉर्म, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उसी के हाथ में है। तीसरा आता है जुडिशियल रिफॉर्म। इंडिया में मैं मान के चलता हूँ कि मोदी साहब ने जो कुछ चीज़ें की हैं, जैसे ये जो मैंने MP और मिनिस्टर्स के लिए जो इन्होंने बिल लेके आए कि भाई अगर आपके ऊपर चार्जेस रहेगा हीनियस क्राइम का, तो आप नहीं रहेंगे सिस्टम में, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की जो ट्रांसपेरेंसी रही है, जो कैंडिडेट के डेटा को पोस्ट करना, कि आप अपने कैंडिडेट के बारे में समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या वो कितनी संपत्ति है, कितने कैसे चल रहे हैं, उससे ट्रांसपेरेंसी आती है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहना, तो थोड़ा सरकार इसमें सजग है। पहले के टाइम था से 20-25 साल, जिसमें बोलते थे कि भैया गुंडा, बाहुबली, ये सब इस तरह के लोग आते थे, अभी वो कम आ रहे थे थोड़े, तो ये रिफॉर्म अगर थोड़ा सरकार और भी अच्छा करे तो अच्छे लोग सिस्टम में आएंगे, अच्छा काम होगा। दूसरा, मैं मानता हूँ कि पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरी है। स्टेबल टेन्योर होना चाहिए पुलिस प्रशासन में। IPS रैंक के अधिकारियों को जो टॉर्चर किया जाता है किसी चीज़ में, वो नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे नेता, जिला सरपंच, ये सब जो SDM या DSP को परेशान करते हैं, इस तरह के सिस्टम से बचना चाहिए। अगर इसमें सुधार हो जाए, और करप्शन, पुलिस में भी बहुत करप्शन है, आप देखें बिना पैसे का काम नहीं होता, तो इसको ट्रैक करना है, इस चेन को ब्रेक करना है, ये सुधार की ज़रूरत है। सरकार इस पर ध्यान दे। जुडिशियल रिफॉर्म में ज़रूरत है, आप वैकेंसीज़ लाएँ, आप जुडिशियल ऑफिशियल्स को भर्ती करें, लॉयर का अपॉइंटमेंट करें, आप कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके बेहतर जजेस को रिक्रूटमेंट करें। अभी एक रिसेंट घटना घटी थी, ये जो दिल्ली के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, उनके ऊपर उनके घर में करोड़ों का पैसा पाया गया है। तो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ गड़बड़ी है, उसमें अगर सुधार हो जाएगी तो हम बच जाएंगे, नहीं तो पता नहीं अगला नंबर किधर जाएगा। हो सकता है ये घूम के कहीं दूसरी तरफ चला जाए, दूसरी तरफ का मतलब वही मुल्क जो हमसे अलग हो गए थे आज से 70 साल पहले, हो सकता है वहाँ हो जाए। तो कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए, पहला काम मैं मानता हूँ, युवाओं को नौकरी दो, उसको परेशान मत करो, करप्शन ख़त्म कर दो, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। और आप वर्ल्ड बैंक ने अच्छा सा स्कीम बना रखा है, ये 15 पॉइंट पे काम कर लो, ये आप करेंगे ना
तो डेफिनेटली वी विल सर्वाइव एंड वी आर डिफरेंट कंट्रीज़। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, हमारे यहाँ सरकार एक्टिव है, आप अगर सड़क पे आते हैं तो आपसे बात भी की जाएगी। हाँ, लाठी वाठी चार्ज तो हो जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन हिंसक हो, उसके लिए बल प्रयोग करना जरूरी होता है। मोटा मोटी ये कहें, कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, भाई युवाओं को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पढ़े लिखे युवा हैं, जब पहले नहीं कर सकते थे आज से 100 साल पहले, तो अब क्या करोगे? अब तो लोग पढ़े लिखे हैं कहीं ना कहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी समझदार है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है। इसलिए ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। और कोई भी नागरिक ये चाहता नहीं है कि रोड पे जाए गोली खाए, क्योंकि जब वो भीड़ में जाता है, दो आग लगाता है, तो उसको अपनी जान की परवाह नहीं है। तो इस तरह से सिचुएशंस कोई नहीं चाहता है, इसलिए सरकार ध्यान दे। हम नागरिक खुद ही एक्टिव हैं, हम समझदार हैं, हमें पता है क्या करना है, एंड वी विल डेफिनेटली थ्रेशहोल्ड टू अचीव आवर मदरलैंड टू बी प्रॉस्परस एंड एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। कौन नहीं चाहता है कि कंट्री पीसफुल रहे? एवरीवन वांट्स दैट, ठीक है ना। तो ये इमर्जिंग इश्यूज़, जो सोशल इश्यूज़ है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो मैंने इस पर बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो आप उस पर लाइक कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।